नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और आज के खबरनामे में भी हम बात करेंगे फ़लस्तीन की, जहां लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है इस बहाने कि वहां पर हमास को पहले हटा दिया जाए, हमास के लोगों को मारा जाए। और इसलिए जो वहां मकामी लोग हैं, आम शहरी है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप वहां वो सरजमीन छोड़ दे, यानी फिलहाल के लिए आप वहां से चले जाए। लेकिन इस पर जो अरब ममालिक है उन्होंने खदशात का इजहार किया। खदशात इस तरह के कि जो फलस्तीन के लोग हैं, जो गाजा के लोग हैं, अगर वो अपनी जगहें, अपनी जमीनें छोड़ देंगे तो उसके बाद इसराइल के लोग आएंगे और वो वहां पर हमला करेंगे और फिर वो हमला या जो कब्जा है वो नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि मिस्र की सरबराही में होने वाली काहिरा अमन इजलास में सऊदी अरब समेत अरब ममालिक ने गाजा में इसराइली जहरीत की शदीद मजम्मत करते हुए इसराइल की गाजा के लोगों को जबरी बेदखल करने की कोशिशों को मुस्तरद किया है। इजलास के मौके पर फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अपनी सरजमीन कभी न छोड़ने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि हम अपनी सरजमीन कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही कोई हमें अपनी सरजमीन से बेदखल कर सकता है। यह जो कायरा इजलास है, इससे खिताब में सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने भी इसराइली कोशिशों को मुस्तरद करते हुए आलमी बिरादरी से इसराइल से बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी कराने का मुतालबा किया है। सऊदी वजीर खारजा ने कहा कि फलस्तीन में होने वाले दर्दनाक वाक़ात सीज फायर के लिए फौरी रद्द-ए-अमल का तकाजा करते हैं। गाजा में बढ़ती अस्करियत को फौरी रोकना होगा। अर्दन के शाह अब्दुल्ला ने फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को जंगी जुर्म करार देते हुए कहा कि अरब दुनिया इस वक्त जो पैगाम सुनाया जा रहा है वो ये है कि फलस्तीनियों की जिंदगियां इसराइलियों के मुकाबले में कोई अहमियत नहीं रखती हैं। उन्होंने कहा कि वो इसराइल की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों पर मकबूजा फलस्तीन और गाजा में ढाए जाने वाले मजालिम पर लगातार जारी है। बमबारी का सिलसिला लगातार जारी है और यही वजह है कि यहाँ मरने वालों की जो तादाद है वो 4300 से तजावुज कर गई है, यानी 4300 से जायद अफराद जो फलस्तीन के हैं, गाजा के अंदर है, वो यहाँ पर जाम बहक हुए हैं, जिनमें 1750 से जायद बच्चे भी शामिल हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली हमलों से मुतासर होने वाले अफराद में 70% बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल हैं। फिलिस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गाजा के फिलिस्तीनी शुहदा में 1756 बच्चे, 976 खवातीन, इसराइली बमबारी से 13,651 फलस्तीनी भी जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब गाजा में इमदाद की फरहमी पर इसराइल की हरदर्मी बरकरार है। इसराइली फौज ने गाजा में इंसानी बहरान से इनकार करते हुए कहा कि इमदाद में ईंधन नहीं जाएगा। मिस्र की रफा क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गाजा के जनूबी इलाके में पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा आलमी खुराक ने 20 इमदादी ट्रकों को नाकाफी करार दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गाजा में खाना, पानी, बिजली और ईंधन नहीं है। गाजा की तशवीशनाक सूरत में मजीद फौरी इमदाद दरकार है। हालांकि दुनिया के बड़े बड़े जो इदारे हैं या इंसानी हुकूक के जो इदारे हैं वो ये जरूर कहते हैं कि जो आज फलस्तीनियों पर किया जा रहा है ये इंटरनेशनल बायलॉज के बिल्कुल खिलाफ है, बल्कि इनका यह भी कहना है कि इंसानियत के उसूलों के भी बिल्कुल खिलाफ है, ये जंगी उसूलों के भी बिल्कुल खिलाफ है। और हमास के बहाने आप गाजा की या फलस्तीन की सारी आबादी को यरगमाल नहीं बना सकते हैं, उन्हें इसकी सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन दुनिया जहां एक तरफ बात करती है वहीं पर इसराइल पर कुछ भी नहीं गुजरता है और इसराइल इन सभी जो बयानात अलग अलग इदारों से, अलग अलग ममालिक से आते हैं, उसका कोई भी असर इसराइल पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह भी हैं, वो कल लंदन से वापस पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने खिताब किया। एक लोगों के बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि जब पाकिस्तान को हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात अपना कर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लाना होगा। पाकिस्तान के जो पड़ोसी हैं उनमें
برما، تبت، چین، نیپال، سکم، بھوٹان، ہندوستان، پاکستان، یہ سارے جو ہے، ایران بھی، یہ سارے ممالک ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش نے سب سے آگے نکل کر ترقی کی ہے، لہذا پاکستان کو بھی اس ضمن میں نئے تدابیر اپنانے ہوں گے۔ نواز شریف نے جب کشمیر کا ذکر کیا تو سب کی نظریں مرکوز تھے، کیونکہ یہی وہ ایشو ہے جس پر بھارت اور پاکستان کے درمیان معاملات جو ہے طے نہیں پائے جا رہے اور کشیدگی پائی جا رہی ہے، اور ڈفرنسز دونوں ممالک کے درمیان کشمیر تنازع کو لے کر ہی ہے۔ لیکن کشمیر تنازع کو لے کر نواز شریف نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہمیں نئے تدابیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ نواز شریف نے کیا کچھ کہا، انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرح ہم نے کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے۔ ہمیں ڈبل سپیڈ کے ساتھ دوڑنا پڑے گا۔ کس طرح سے ہم نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا کشکول توڑنا ہوگا، ہمیشہ گلی توڑنا ہوگا۔ کس طرح سے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ کس طرح سے اپنی قومی غیرت اور قومی وقار کو بلند کرنا ہوگا۔ کس طرح پاکستان کے اندر بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہوگا، غربت کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ کس طرح ایک باوقار اور فعال فارن پالیسی بنانی ہوگی ہمیں۔ کس طرح اپنے ہمسایوں کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنا ہوگا۔ ہم اپنا ہمسایوں کے ساتھ لڑائی کر کے دنیا کے ساتھ اچھا تعلق کر کے ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا ہوگے اور کشمیر کے حل کے لیے بھی بہت باوقار تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، بڑے باوقار طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا، تدبیر کے ساتھ بڑھنا ہوگا۔ اگر ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ نہ ہوتا تو آج مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان ایک اکنامک کوریڈور بن گیا ہوتا جس کو انڈیا بھی راہ دیتا، اور پاکستان مل کر بنگلہ دیش کے ساتھ، جو کہ اس وقت ایسٹ پاکستان تھا، ہم مل کر ترقی کرتے۔ ہم نے تو کہا یہ کون لوگ ہیں بھائی مشرقی پاکستان کے رہنے والے؟ اشفاق گوہر اس خبر کو لے کر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اشفاق سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ نواز شریف کا اس سپیچ کے اندر جب وہ لندن سے پاکستان آ گئے اور اس میں انہوں نے کہا کہ کیسے پڑوسی ممالک کے ساتھ ٹھیک رہنا ہوگا، اور اس پڑوسی ممالک میں بھارت بھی آتا ہے، اور بھارت کے ساتھ پاکستان کی ڈیفرنسز پوسٹ ایبروگیشن آرٹیکل 370 کے بعد بڑی گہری ہو گئی ہے۔ تو آج جب پاکستان اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے، نئے تدابیر کی بات کر رہا ہے، تو اس میں کیا پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے کشمیر پالیسی میں کوئی نرمی برتنے کی ضرورت ہے؟ اشفاق ہمارے ساتھ ہے۔ اشفاق، جانا چاہیں گے آپ کی نظر میں نواز شریف کا یہ بیان کہ ہمیں پڑوسی ممالک کے ساتھ ٹھیک رہنا ہوگا اور کشمیر کو لے کر ہمیں نئے تدابیر اپنانے ہوں گے، تب جا کر پاکستان آگے بڑھے گا، آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ بتلانا کیا چاہتے تھے نواز شریف؟ دیکھیے، خود ساختہ جلا وطنی نواز شریف کی کل ختم ہوئی ہے جب وہ واپس پاکستان پہنچے، اور پاکستان پہنچنے کے فوراً بعد انہوں نے 3 لائنوں کو ٹو کیا ہے۔ ایک لائن جو انٹرنل پالیٹکس پاکستان کی ہے، جس طریقے کی بحرانی کیفیت وہاں پر فائنینشیل کرائسس، پاور کرائسس، اکنامیکل کرائسس ہیں، ان کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اپنے دور کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ دیکھیے ان کے ٹینیور میں ایٹم بم بھی بنا، بجلی لوڈ شیڈنگ جو 18-19 گھنٹے تھی اس کو کم کیا گیا، اور کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پورے معاملے کو روک دیا جائے۔ ایک تو یہ ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ جنرل الیکشن وہاں پر تھے۔ دوسرا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور فارن پالیسی پر ڈائریکٹلی حملہ کیا، اور اسٹیبلشمنٹ اور فارن پالیسی کے ادھر سے انہوں نے یہ صاف کر دیا کہ دیکھیے جب بھی ہم نے آگے بڑھنا ہوگا تو ہم نے
साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखना होगा कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। अफगानिस्तान का जिक्र, ईरान का जिक्र, फिर भारत का जिक्र नहीं किया, लेकिन जरूर ये कहा कि हमने हमसाया मुल्कों की ओर देखकर आगे बढ़ना होगा। उनकी फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल स्टेटस कहाँ पर है, साइंस टेक्नोलॉजी में वो कहाँ पर है और दीगर जगहों पर वो कहाँ पर है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो वो कल लगातार कह रहे थे और ये साफ बता रहे थे कि ये सारा जो है पाकिस्तान रेस्पेक्ट से वो एक फेलियर स्टेट है, क्योंकि पॉलिसीज की वजह से जो सही पॉलिसियां अडॉप्ट नहीं की गई। और अगर वो दोबारा पावर में आते हैं, उनकी जमात अगर बराह रास्त पावर में आती है, तो ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा काम होगा कि उन्होंने सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी को चेंज करना होगा, इकोनॉमिकल सेटअप को चेंज करना होगा। और फौज का बराह रास्त उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन जरूर ये कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी हमने बड़ी तब्दीलियां करनी होंगी और पावर कॉरिडोर को ध्यान में तमाम चीजें रखनी होंगी। तो सीधी सीधी बात है, वो ये जरूर चाह रहे थे कि जितने भी मुल्क है, वो ईरान है इस वक्त, अफगानिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं है, भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, तो जरूर उनकी ये लाइन है कि हमने इन सब मुल्कों के साथ एक साथ चलना होगा। और जो हमारे जीरीना मामलात है, जिनमें जम्मू कश्मीर का मसला भी है, उसमें हमने एक मस्बत लाइहमल इख्तियार करते हुए आगे बढ़ना होगा। लेकिन हम जब पाकिस्तान का नजरिया देखते हैं और हिंदुस्तान का भी नजरिया देखते हैं, हिंदुस्तान की ये पॉलिसी है, फर्म पॉलिसी है कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, ये हिंदुस्तान का मौकफ है। लेकिन पाकिस्तान भी बोल रहा है कि अभी तक का जो पाकिस्तान का मौकफ है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जब तक ना उस 5 अगस्त के फैसले को वापस लिया जाएगा, तब तक कोई बातचीत हिंदुस्तान के साथ नहीं होगी। तो ये यक कैसे पिघलेगा? आपको इस यक में पिघलने की कोई कोशिश नजर आ रही है? देखिए, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब जब कल ये कह रहे थे कि हमने पॉलिसी को चेंज करना होगा, सिस्टम में तब्दीलियां करनी होंगी, तो ये जब इमरान खान के टेन्योर में 5 अगस्त का मामला हुआ था, तो उस वक्त ये कहा गया था कि हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जी जब तक 5 अगस्त वाली पोजीशन, 4 अगस्त वाली पोजीशन को रेस्टोर नहीं किया जाए। लेकिन कल जिस तरीके से नवाज शरीफ ने अपनी बात रखी है, वो जरूर दबे अल्फाज में ही इशारा है कि हमने एक नई हिकमत अमली को अडॉप्ट करना होगा और शायद आने वाले दिनों में एक मेजर चेंज होगा इस पूरे मामले को लेकर। पाकिस्तान अपने बुनियादी मौक़िफ़ से काफी तब्दील हो चुका है और बहुत आगे मजीद मुझे जो लग रहा है, जिस तरीके की पॉलिसियां और जिस तरीके की बातें अभी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से हो रही है, वो ये साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में काफी तब्दीली कश्मीर वाले मामले पर भी उनके मौक़िफ़ में होगी। और वो वाला मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं रहेगा, सख्तगीर मौक़िफ़ की तब तक नहीं होगी, लेकिन मुज़ाकरात के जरिए ट्रेड के दरवाजे खोल दिए जाएंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ा जाए। पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कश्मीर की इतना ही नरमी आ सकती है, ये हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर का कहना है। और इस हवाले से इशफाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पर अपना नुक्ते नज़र रखने के लिए। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात यह होगी कि क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद क्या नवाज शरीफ ही हुकूमत में आते हैं, क्योंकि एक बड़ा लंबा प्रोसेस है जो पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ के आने के बाद और फिर नवाज शरीफ की हुकूमत में आने तक, क्योंकि इसके दरमियान एक लंबा सफर है और इस सफर में क्या कुछ हो जाता है वो आने वाले वक्त में ही पता चल जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हुकूमत जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी समेत 20 इंतजामी सेक्रेटरी को रवा माह के दौरान मुख्तलिफ अजला में अवामी दरबार मुनक़द करने की हिदायत दी है। हुकूमत ने मुत्तलका जिला तरक्याती कमिश्नरों से कहा कि वो इन अवामी दरबारों का इनेकाद करे, जबकि लोगों को इस सिलसिले में आगाही फराहम करे। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता श्रीनगर में 30 अक्टूबर को अवामी दरबार में शिरकत करेंगे, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला फाइनेंशियल कमिश्नर राजकुमार गोयल 27 अक्टूबर को जम्मू के अवामी दरबार में शिरकत करेंगे। अवामी दरबार में चीफ सेक्रेटरी के अलावा 2 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरी, 7 कमिश्नर सेक्रेटरीज और 10 इंतजामी सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। अवामी इंतजामी महकमा के कमिश्नर सेक्रेटरी संजू वर्मा ने इस सिलसिले में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि 25 अक्टूबर को जिला शोपिया में महकमा आला तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार, कुपवारा में महकमा कान कनी के सेक्रेटरी रेशमी सिंह और रामबन में महकमा माल के सेक्रेटरी पीयूष संगला शिरकत करेंगे। 27 अक्टूबर को बड़गाम में महकमा जंगलात व माहौलियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, अनंतनाग में महकमा खजाना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष दत्ता, गांधरबल में महकमा शहरी रजदाद उमूर सार्फिन व अवामी तकसीम कारी के कमिश्नर सेक्रेटरी जुबैर अहमद, कुठवा जिला में महकमा जल शक्ति के फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शालीन काबरा, जबकि सांबा में महकमा समाजी बहबूद की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा अवामी दरबार में शिरकत करेंगी। 28 अक्टूबर को डोडा जिला में महकमा बिजली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद,
किश्तवाड़ में महकमा सेहत व तिबी तालीम के सेक्रेटरी भूपिंदर कुमार, पुंछ में महकमा सनत व हिरफत के कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह, जबकि 30 अक्टूबर को जिला बांडीपोरा में महकमा कबायली उमूर के इंतजामी सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी, राजौरी में महकमा देही तरक्की पंचायती राज के कमिश्नर सेक्रेटरी मंदोब कौर अवामी दरबार में लोगों के मसाइल सुनेंगे। चलिए बात करते हैं राजौरी की थाना मंडी की। राजौरी थाना मंडी के मकामी लोगों ने इलाके की सड़क पर जारी मैग्नेमाइजेशन के काम पर एतराज उठाते हुए कहा कि यहां नाकिस और गैर मयारी मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां इस सड़क पर एरा की जानिब से काम किया जा रहा है और यहां तकनीकी मामलात को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से मकामी आबादी ने सड़क पर काम रोक दिया है। मकामी आबादी ने इस ज़िम्न में जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। काम जो है लगभग पिछले 2 साल से जो है इस रोड पे चल रहा है। जब ये पहली बार यहाँ पे इस ड्रेन का काम करने के लिए आए, तब से लेकर आज तक इस राजधानी भी के जितने भी बावकार लोग थे, उन्होंने इनसे हर वक्त ये इल्तिजा की, ये इनसे गुजारिश की कि आप दूर से आए हुए हो, आप हमारे मेहमान हो, हम आपको कभी नहीं टोकेंगे, लेकिन कम से कम जो ये काम है, काम आप जो है वो अच्छा करो। लेकिन इन्होंने कभी किसी की बात नहीं सुनी है। हम ये सुनने में हमें ये आया कि यहाँ पे जेई आते रहे हैं, AW आते रहे हैं, लेकिन वो कौन से थे? वो इन्हीं की कंपनी के थे, इरा कंपनी के थे। ठीक है, बाकी कोई गवर्नमेंट का जेई या डिपार्टमेंट का कोई आदमी हमने इस रोड पे कभी नहीं देखा है। आज आप देख लें इस सड़क की जो विड्थ है, अगर आप 0 पॉइंट से लेकर सोड़ा ब्रिज से लेकर, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे ये हालात और ये इस रोड की हालात सुनने के लिए हमारे पास आए। ये रोड खिलाड़ी हमारे विभिन्न खेलों में भाग लेकर आए, उनका उन्होंने समारोह आयोजित किया। जब खिलाड़ी खेलने जाते हैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम लोगों ने भी सोचा कि आप सब लोग खेलने जा रहे हैं तो आप सबका एक समारोह यहाँ पर होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने ये परिपाटी देश के अंदर शुरू करी है कि जब हमारे खिलाड़ी खेलने जाते हैं तो भी उनका समारोह होता है, जब खेल कर आते हैं तब भी समारोह होता है, जीत जाते हैं तो समारोह होता ही होता है, अगर थोड़ा पीछे रह जाते हैं तो भी समारोह होता है, तो भी उनसे बात करते हैं। ये देश के अंदर पहली बार उन्होंने शुरू किया है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि हमारे ओर से राष्ट्रीय खेलों में इस बार गोवा में आयोजित होने वाले इस पूरे खेल में, इस राष्ट्रीय खेल में 240 सदस्यीय टीम हमारे यहाँ से जा रही है, जिसमें 177, इतना ही है ना अभिनव जी, 177 हमारे जो है खिलाड़ियों के साथ 63 टीम ऑफिशियल्स हैं। और यह टीम आप कह रही थी 25 में कि 26 में? 25 गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट करना, 25 खेलों में जो है प्रतिभाग करेंगी। मुझे बताया गया है कि 36वीं राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड राज्य के 128 खिलाड़ियों द्वारा 17 खेल विधाओं में प्रतिभाग किया गया था, जो पहले वाला था। तो इस बार हम आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए, हम सब लोगों का उत्साहवर्धन भी है। और जब उत्साहवर्धन होगा, देखिए एक बात मैं बताऊं कि ऊर्जा शरीर में कितनी भी क्यों ना हो, जब तक मन में उत्साह नहीं होगा, मन में उमंग नहीं होगी, तो ऊर्जा जो है सही प्रकार से काम नहीं करेगी। इसलिए ऊर्जा से पहले उत्साह लाना और उमंग लाना, ये हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है। और ऊपर से गवर्नमेंट ने देखो 4-4 हजार 5-5 हजार पे इनको बिल भेजे हैं। हमें क्या गवर्नमेंट पंजाब में बोल रही है कि हम बिल माफ करेंगे। माफ करने का ये मतलब है कि गरीबों लोगों के बीच में निकालेगी। हमारी कितनी आमदनी है, हम कौन सी सर्विस करते हैं। ऐसे तो हम कैटेगरी में आते हैं कि जो गरीब लोग हैं। अब गरीब लोगों के साथ ये इंसाफ हो रहा है। अगर कोई गवर्नमेंट में कोई अफसर ऐसा है तो हमारे बीच में आके बात करे ना कि ये दे रहे हैं हमें गरीब लोगों को इनाम। आपके पास यही है कि हर गरीब को लूटा जाए। मेरी बात सुनो, आज तो हम लोग कम है। अगर आपके दफ्तर के सामने 4000 लोग इतने हैं कि आप ना हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा।
और आप लोग बार बार तंग करते रहो गरीबों को। आप एक बार भी आकर हमें नहीं पूछते कि हमारे पास हमने क्या एक बल्ब जगाया है, जो 2 जगाएंगे उसका इतना बिल आता है। पहले तो आप 200 बेचते थे, 300, ये 4-5 हजार रुपए कहाँ से आ गया। आप आओ ना, वेरिफिकेशन करो, हमसे बात करो। अगर कोई परेशानी है तो फिर हम गरीबों को पूछो, भाई रोड पे आके धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप तो। नाज़रीन, अभी तक के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान मेरीलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही दिन में 2:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।